नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो चैनलों में हो रहा है वो पत्रकारिता नहीं है। उस चैनलों के जरिए जहर आपके बीच खोला जा रहा है। पूछने वाले को देशद्रोही बताया जाता है। दुनिया का एक देश बता दीजिए जहाँ के टीवी पर इतनी नफरत हो। कौन है देशद्रोही यहाँ पर? इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है। हम जब भी चुप रहेंगे सत्य से भागते हुए रहेंगे। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ दोस्तों। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की, पूरा जोर लगा दिया। तकरीबन आप समझ सकते हैं 1752 घंटे तक दिन रात हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया। इसके बाद जाकर भारत की जयकार दुनिया भर में हो रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, जो उन्होंने ठाना वो करके दिखाया। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों से ज्यादा तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं दिखाई गोदी मीडिया ने दोस्तों। उन वैज्ञानिकों की तस्वीरें कितने चैनलों ने दिखाई, ये जाकर जरा खंगाल लीजिए। जिस तरीके से पीएम मोदी के कर कमलों से चंद्रयान लॉन्च हुआ हो, इस तरीके की खबरें दिखाई जा रही थी दोस्तों। उसके बाद तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कुछ सही दिखाया होगा। गोदी मीडिया ने बताया कि चंद्रयान लॉन्च हुआ, लेकिन मोदी जी को श्रेय देने से गोदी मीडिया पीछे नहीं हटा। चाहे फिर वो थंबनेल पर फोटो हो मोदी जी की या फिर कोई और फोटो हो, मोदी जी की फोटो दिख रही थी। मगर बाहर अखबारों ने चंद्रयान को लेकर जो लिखा है उस पर ध्यान दिलाने का काम रवीश कुमार जी ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी ने किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की चंद्रयान पर वो कौन सी रिपोर्ट है जिसके जरिए रवीश कुमार ने गोदी मीडिया की पोल खोली है, या आप यूं कह सकते हैं कि गोदी मीडिया को आईना दिखाया है कि वो किस तरीके से एक इतनी बड़ी घटना को उन्होंने छोटा बता दिया गोदी मीडिया ने, और बाहर की मीडिया ने कितने विस्तार से उस पर रिपोर्ट छापी है। रवीश कुमार ने बताया दोस्तों। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि रवीश कुमार ने क्या कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। रवीश कुमार जी ने फिर एक बार गोदी मीडिया को आईना दिखाने का काम किया और उनको दिखाने की कोशिश की कि आप पत्रकारिता में किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रयान मिशन कामयाब होना हमारे लिए बहुत गर्व का पल है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो वाकई में भारत का जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सफलतापूर्वक चंद्रयान लॉन्च हुआ, इसके लिए हमारे इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछली बार जब अनसक्सेसफुल रहा था तो तमाम वैज्ञानिक जो थे वो रोए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो परेशान थे। लेकिन इस बार हर्षोल्लास उतना ही था। इस बार दोस्तों जब चंद्रयान लॉन्च हुआ तो मोदी जी वैज्ञानिकों के साथ नहीं थे। पिछली बार ऐसा लगा कि थे, लेकिन फिर भी मीडिया ने मोदी जी की वाहवाही करने का कोई अवसर इस बार नहीं छोड़ा है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हो, वैज्ञानिकों की पूरी उसमें मेहनत हो, लेकिन मोदी जी की मेहनत दिखाई गई है। अब रवीश कुमार ने गोदी मीडिया को लेकर जो लिखा है वो आपको बता देते हैं। रवीश कुमार ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है दोस्तों फेसबुक पर। ये आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कि पूरा पोस्ट, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है तो आपको हम एक एक चीज़ बताने वाले हैं। उसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है दोस्तों। यही कारण है कि पूरा पोस्ट में पढ़कर आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक बात पोल खोलने वाली है, गोदी मीडिया की पोल खोलने वाली है। रवीश कुमार जी ने लिखा है अपने पोस्ट में, आपकी स्क्रीन पर उनका पोस्ट है इस वक्त। वो लिखते हैं, गोदी मीडिया ने चंद्रयान 3 का कवरेज किस तरीके से किया है मैंने नहीं देखा, लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स में केनेथ चांग और हरी कुमार की रिपोर्ट पढ़ने का मुझे मौका मिला। काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है और इस घटना के महत्व के अनुसार इसे अखबार ने जगह भी दी है। यानी बाहर न्यूयॉर्क टाइम्स ने दोस्तों जो खबर छापी थी चंद्रयान को लेकर, उसका जिक्र यहाँ रवीश कुमार जी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अखबार ने इसको पूरे घटना को जगह दी है, बड़े पेज पर जगह दी है। वो लिखते हैं कि इस रिपोर्ट को पढ़ते समय आप आशंकाओं, संभावनाओं से जुड़े तमाम सवालों और सपनों से गुजरते हैं। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि गोदी चैनलों ने इस घटना का कवरेज गर्व सप्लाई करने के रूप में ही किया होगा। तो यहाँ इन्होंने साफ सीधे तौर पर यही लिखा है। गर्व सप्लाई करने का मतलब क्या दोस्तों, आप समझ रहे हैं इस बात से तंज कहाँ उन्होंने कसा है। एक ही चीज़ पर गर्व,
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बड़ी तरक्की कर रहा है, इसी चीज़ का गर्व, और यही तो दिखाता आया है गोदी मीडिया। उसी का जिक्र कर रहे हैं रवीश कुमार जी। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के इन 2 संवाददाताओं ने बेहद बारीक अंदाज में सफलता, असफलता और ऐसे मिशन के राजनीतिकरण की तस्वीर उकेरी है। आगे उन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों, तब क्या हुआ था उसका भी जिक्र किया है। रवीश कुमार जी लिखते हैं कि 2014 में जब मंगलयान ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला था, तब स्कूलों के बच्चों को सुबह 6:15 बजे आने के लिए कहा गया था, ताकि वो इसका प्रसारण जो है वो देख सके। आगे लिखते हैं रवीश कुमार जी कि प्रधानमंत्री मोदी भी अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद थे। यानी पहले जब हुआ था 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब मंगलयान जब लॉन्च हुआ था दोस्तों, तब भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी थे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस बार क्यों मौजूद नहीं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लिखते हैं कि 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 छोड़ा जा रहा था, तब फिर प्रधानमंत्री मोदी अंतरिक्ष केंद्र गए। 4 साल पहले, यानी आप समझ सकते हैं 2019 की वो बात कर रहे हैं। कहते हैं रवीश कुमार जी कि यह अभियान असफल रहा। क्यों रहा, केनेथ और हरी ने उन कारणों के बारे में भी लिखा है, जिससे आप फिर से परिचित होते हुए जागरूक नागरिक बन सकते हैं। अच्छा एहसास भी होता है कि यहाँ पर उस नाकामी के बाद भी जब 2019 में लॉन्च होने वाला था हमारा चंद्रयान दोस्तों, तब बहुत ज़्यादा नाकामी क्योंकि महसूस हो रही थी तमाम वैज्ञानिकों को, उनको लग रहा था कि आखिर क्यों नहीं हुआ है। तो वो यही लिखते हैं कि फिर से कोशिश की गई है, उसके लिए बधाई। चंद्रयान 3 छोड़े जाने के समय एक बार फिर से अंतरिक्ष केंद्र में उत्साह देखा गया, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नहीं थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार 2014 में हमेशा अंतरिक्ष केंद्र में उतर रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नहीं थे, फिर भी श्रेय जो है मोदी मिला। ये रिपोर्ट बताती है कि भर के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में चांद को लेकर फिर से दिलचस्पी पैदा हुई है। आगे रवीश कुमार जी लिखते हैं कि रूस हो, जापान हो या फिर अमेरिका हो, इसके साथ साथ तकरीबन आधा दर्जन देश ऐसे हैं जो चांद पर रोबोट भेजने जा रहे हैं। अमेरिका, चीन और भारत चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो कि अभी हो भी रहा है। आगे उन्होंने लिखा है रवीश कुमार जी ने कि अगर भारत का चंद्रयान 3 सफल होता है और इसका जो रोबोट है, क्योंकि वाकई में चांद पर एक भारत की निशानी छोड़ने के लिए दोस्तों काफ़ी समय से पूरे भारतवासी वेट कर रहे थे। तो रवीश कुमार जी लिखते हैं कि इसका जो रोबोट है, अगर चांद पर उतरता है, हमारे भारत की तरफ से जो चंद्रयान गया, अगर रोबोट भारत वहाँ चांद पर उतरता है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि 21वीं सदी में चीन के अलावा किसी भी देश ने ये कामयाबी हासिल नहीं की है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी हुई वो बातें हैं जिस पर ध्यान दिलाने की कोशिश रवीश कुमार जी ने की है। आगे वो क्या लिखते हैं, आगे उन्होंने लिखा कि ये रिपोर्ट बताती है कि आने वाले सप्ताह में अंतरिक्ष यान इंजन फायरिंग करने लग जाएगा, ताकि खुद को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में स्थापित करके चांद की ओर प्रस्थान की तैयारी कर सके। अनुमान है कि 23-24 अगस्त को, यानी जो 23-24 अगस्त आने वाली जो 23-24 अगस्त है दोस्तों, तब चांद पर लैंड हमारा जो रोबोट है या चंद्रयान जो है वो चांद पर लैंड कर सकता है। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति की वजह से इस पर असर भी सूर्य की स्थिति जो है वो बदली तो इस पर असर भी पड़ सकता है। इस बात पर भी गौर फरमाया गया है। अगर सूरज की रोशनी नहीं मिली तो इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब हो सकता है कि सितंबर महीने में ये जो मिशन है ये चांद पर उतरेगा। तो तब तक के लिए वेट जो है करना पड़ सकता है। यहाँ रवीश कुमार जी ने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई है दोस्तों, क्योंकि इतनी विस्तृत रिपोर्ट बाहर के देशों में चंद्रयान को लेकर है, लेकिन भारत में क्या है इसको समझिए। लिखते हैं वो कि 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, मगर दूसरा मिशन लैंड करने से पहले ही असफल हो गया है। आगे रवीश कुमार जी ने रिपोर्ट पर थोड़ा गौर फरमाने के लिए कहा, और ये कहा कि ये रिपोर्ट बताती है कि चंद्रयान 3 के डिज़ाइन चंद्रयान 2 की तरह ही है। यानी पहले जो चंद्रयान बनाया गया था जो कि नाकाम हो गया था, उसी की तरह डिज़ाइन है अब की वाले पे चंद्रयान का, लेकिन इस बार इसके जो पाँव हैं इसको थोड़ा सा मजबूत किया गया है, ताकि जब चांद पर लैंडिंग हो
तो रोबोट को उतरने में जो है मदद मिले, या रोबोट कह सकते हैं आप, जो लोग गए हैं वहाँ उसको सौर ऊर्जा से सेल ज़्यादा लगाए गए हैं ताकि ऊर्जा की कमी ना हो। सेंसर में भी सुधार किया गया है जिससे ऊंचाई का जो है सही पता लगाया जा सके। अंतरिक्ष यान की गति को तेज करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी, जी हाँ, सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है। ये यहाँ पर रवीश कुमार जी ने लिखा है। रवीश कुमार जी का कहीं ना कहीं कहना है कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में किसी भी तरीके की कोई आलोचना नहीं की गई है, किसी तरीके की कोई नफरत नहीं पैदा की गई है भारत के खिलाफ। लिखते हैं रवीश कुमार जी कि यही नहीं, इस रिपोर्ट में आप भारत और अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र नासा के बीच कई तरीके के समझौतों के बारे में भी जानते हैं। तो रिपोर्ट कितनी विस्तृत है, रिपोर्ट में कितनी चीज़ें दर्शाई गई है, ये सारी चीज़ें रवीश कुमार जी ने बताई है। रवीश कुमार जी का कहना है कि अभी बेशक इसमें जितनी भी बातें थी चंद्रयान को लेकर वो सारी की सारी बताई गई है, कब क्या हुआ था, सब कुछ, सब पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन क्या यही ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी मीडिया तैयार है? क्या यही प्रयास हमारी मीडिया ने किया है? क्योंकि बाकी के देशों में हमारे चंद्रयान के लॉन्च को लेकर जितनी उत्सुकता थी शायद हमारे देश में देखने को नहीं मिली, और अगर मिली भी तो उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से जो है श्रेय दिया गया। इसीलिए रवीश कुमार जी ने लिखा कि पत्रकारिता के छात्रों को इसका अध्ययन करना चाहिए। इस रिपोर्ट में ना तो चंद्रयान मिशन का मजाक उड़ाया गया है, ना ही संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। फिर आप इसी मिशन पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि अंग्रेजी चैनलों के एंकरों को भी आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से इस पूरे चंद्रयान को कवर किया है या अखबारों में लिखा है, उसे भी आप पढ़िए, चाहे तो हिंदी के अखबार आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये यही बताने की कोशिश है कि हमारी मीडिया ने कैसे कवर किया और बाहर की मीडिया ने कैसे कवर किया। वहीं दूसरे जो मुद्दे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़े, उन मुद्दों को हमारी मीडिया कैसे कवर करती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक विवरण जो है इन्होंने बताया है। अब रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया को जो आईना दिखाया है दोस्तों, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।